दूसरा धावा। बड़ी खबर पहले बता देते हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर कोर्ट ने सख्ती बरती है। ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों पर कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने के लिए कहा है, साथ ही साथ सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए लोग अभी भी दर दर भटक रहे हैं, उस पर स्थिति क्या है यह स्पष्ट किया जाए, सरकार स्पष्ट करे, ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम भी तय किए जाएं। नलिनी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिनी, क्या रुख है कोर्ट का? जी देखिए, जैसे आप जानते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई रोजाना के बेसिस पे चल रही है, जिसमें वो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पे ये सुनवाई कर रहे हैं। तो उसी में एक इशू आज जो अमाइकस ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखा था वो ये था कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जो खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और जो भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, उन दोनों पे एक प्राइस कैप लगाना चाहिए, ताकि उसी प्राइस कैप के मुताबिक सारे जो भी सप्लायर्स या रिटेलर्स हैं वो दिल्ली के नागरिकों को बेचें। तो उसके हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये बोला है कि एक स्टेटस रिपोर्ट वो फाइल करे 2 दिन में इस पर डिसीजन लेके कि एनपीसीसी की प्राइसिंग फॉलो हो रही है या नहीं, और क्या वो प्राइस कैप लगाएंगे इन ऑक्सीजन सिलेंडर पे, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर पे और भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर पे। और 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के सामने फाइल करने को उन्हें बोला गया है। बिल्कुल। एक और चीज नलिनी, क्या इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख क्या था, क्योंकि तमाम अस्पताल लगातार कोर्ट के पास जा रहे हैं ऑक्सीजन संकट को लेकर ही? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट रोजाना के तौर पे काफी अस्पतालों की अर्जी सुन रही है, जो ये बोल रहे हैं हाईकोर्ट के सामने कि उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार को ये बोला गया है कि 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना पहुंचना चाहिए, जो केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है फॉलो करने की। तो अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना के तौर पे मिल रहा है, जो ये हॉस्पिटल्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स की अर्जी हाईकोर्ट के सामने थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी स्कैर्सिटी नहीं है अभी। लेकिन अब आगे के दिनों में क्या होता है जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये हमें देखना पड़ेगा। नजर बना रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन और सांसों के सौदागर नवनीत कालेरा ने नया दांव चला है। छापामारी के बाद से लापता कालेरा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, लेकिन सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है। तो उधर दूसरी तरफ नवनीत कालेरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। नवनीत कालेरा के 3 रेस्टोरेंट्स में रेड करके दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद करके एक बड़ा खुलासा किया था। नवनीत कालेरा लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ जमानत याचिकाएं लगा रहा है नवनीत कालेरा बार बार। खान मार्केट के अपने रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला नवनीत कालेरा अंडरग्राउंड हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालेरा को तलाश रही है। इस वक्त हम नवनीत कालेरा के इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी तलाश करने के लिए। छतरपुर के गदईपुर इलाके में ये जो कालेरा का आलीशान फार्म हाउस है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लेकिन उसके पहले ही जब रेड की जानकारी मिली थी तभी नवनीत कालेरा इस फार्म हाउस से अपनी 2 लग्जरी कार के साथ बैठकर परिवार समेत फरार हो गया था। यहां तक कि ड्राइवर को भी नहीं लेकर गया था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक रेंज रोवर और थार 2 गाड़ियां नवनीत कालेरा के साथ निकली थी। अपना मोबाइल फोन वो स्विच ऑफ कर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो रिकवर हुआ था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16,000 में मिलता था, जिसको 50,000 में बेच रहा था। 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर नवनीत कालेरा और गगन दुग्गल को 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन उसको 60 से 70,000 रुपए में बेच रहे थे। ये बेहद आलीशान और यहाँ पर पेस्ट्री की पार्टियां भी होती हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इस फार्म हाउस पे आते हैं। छतरपुर के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हूँ और हमारे पीछे अगर आप ये देखें तो ये मैट्रिक्स का जो फार्म हाउस है
वो फार्म हाउस है और यहीं से दिल्ली पुलिस ने रेड के दौरान 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर किया था। मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा, ये अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है मैट्रिक सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। मैट्रिक सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस जो लिमिटेड है वो है गगन दुग्गल की कंपनी, और जो गगन दुग्गल है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा रहे थे, जबकि नवनीत कालरा अपने रेस्टोरेंट के जरिए उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को दुगने तिगुने दाम पे बेच रहा था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। जरा आप ये देखिए कि कितना आलीशान जो ये फार्म हाउस है, मैट्रिक का फार्म हाउस है। इसी फार्म हाउस में काफी ज्यादा जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो जमा करके रखे गए थे, ताकि जब डिमांड बढ़े तो फिर जो उसकी कालाबाजारी है वो की जा सके। गगन दुग्गल फिलहाल लंदन में मौजूद है, लेकिन ये मैट्रिक्स का फार्म हाउस है। हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जब रेड हुई थी तो उस दौरान गार्ड भी मौजूद थे। हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये रेड तो पड़ी थी ना, यहाँ पर दिल्ली पुलिस आई थी ना? साहब, मेरी आज ड्यूटी आई है यहाँ। मैं पहले नहीं था, मैं आज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ड्यूटी आया। अच्छा, लेकिन जानकारी तो मिली थी ना, दिल्ली पुलिस ने आई थी? मुझे जानकारी नहीं था। अभी तो आप कैमरे के सामने बोल रहे थे कि दिल्ली, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोल रहे थे कि दिल्ली पुलिस आई थी। नहीं, दूसरे गार्ड तो नहीं बोला, और किसी ने बोला हो और मैं नहीं जानता हूँ सर। दिल्ली पुलिस यहाँ नहीं आई थी? मेरे सामने नहीं आई सर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके सामने नहीं आई थी, लेकिन किसी गार्ड ने तो बताया होगा ना? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। देखिए, ये जो गार्ड है वो कैमरे के सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वैसे बताया इन्होंने। लेकिन ये लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, और आपको बताऊं कि जो ये गगन दुग्गल का फार्म हाउस है मैट्रिक सेलुलर कंपनी का, यहाँ से 387 रिकवर हुआ था, जबकि जो यहाँ से कुछ दूरी पर नवनीत कालरा का भी फार्म हाउस है, जहाँ से वो अंडरग्राउंड हुआ। जैसे ही रेस्टोरेंट में, खान मार्केट में रेड पड़नी शुरू हुई है, जो आज तक इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अपनी रेंज रोवर कार और थार कार में सवार होकर बिना ड्राइवर के जो नवनीत कालरा है वो अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन और इस बीच देश में 4 दिन में पहली बार फौरी राहत के आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के नए मामले घटकर फिलहाल 3,66,000 हैं। कुल मौत का आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है, 3700 के करीब है। हाल के दिनों में 24 घंटे का आंकड़ा जो दिख रहा था, किस तरीके से नए केस 4 लाख के पार चले गए थे, लेकिन आज जो ये आंकड़ा सामने आया है वो एक राहत भी है। दिल्ली, मुंबई और दक्षिण राज्यों में जारी कहर लगातार चिंता की लकीरें भी पैदा करती, लेकिन इस बीच दिल्ली और यूपी में लॉकडाउन है, सख्त पाबंदियां। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर, दक्षिण के राज्य खासतौर पर, जहां पर लॉकडाउन है। इस बीच हम आपको सीधा लिए चलते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Gauba. He told me, tell me what you want. I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldia was around 8 days. I worked under Gauba. उसके बाद बहुत कुछ कहते हैं, बाद में वो कहते हैं तुरंत जैसे ही मैंने उनको कहा, उन्होंने वो सारे ऑक्सीजन को मुहैया कराया और महाराष्ट्र तत्क्षणात भेजा। 15 से 20 सेकंड के अंदर, एसओएस के 20 सेकंड के अंदर केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराष्ट्र को ऑक्सीजन भेजना। और यहां आप देख सकते हैं, एक प्रश्न उनसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेंटर्स ऑक्सीजन एलोकेशन। यहां पर खुद इकबाल जी कहते हैं, जो कमिश्नर हैं, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी स्ट्रांग मैनर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ब्लेम्ड एट ऑल। इफ एनीबडी हैज टू बी ब्लेम्ड, इट इज द स्टेट्स। वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है। और दूसरी तरफ मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है, वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे, हम भी पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में
26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है, दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये, 1,34,00,000 वैक्सीन, इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। अब देखिए वैक्सीन की स्थिति में दिल्ली को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला, जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना था वैक्सीन, और बाकी बाद के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और कोमॉर्बिड और 45 साल से ऊपर के, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनका जो फर्स्ट डोज कवरेज था वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये डोज दिया गया था। हेल्थ केयर वर्कर सेकेंड डोज कवरेज, आपको जान के बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा कि ओनली 53%, केवल लगभग 50% लोगों को ही दिया गया। क्यों? उस समय रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लोगों को बाहर निकालना था, उस समय रोज कहना था कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, उस समय आपने कहा भी नहीं। और केवल 53% लोगों को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको सेकेंड डोज मिला। जो फ्रंट लाइन वर्कर फर्स्ट लाइन कवरेज, फ्रंट लाइन वो हेल्थ वर्कर्स थे, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका फर्स्ट डोज कवरेज 79%, फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड डोज कवरेज जो है ये मात्र 50%, ओनली 50%। पर्सन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 साल से ऊपर के, उनका जो फर्स्ट डोज है, आपको जान के दुख होगा, कष्ट होगा, मगर मैं ये बता रहा हूं आंकड़े, ओनली 41%। मात्र 41.08% लोगों को ये डोज मिला दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार 45 साल से ऊपर जिनको सेकेंड डोज मिला दिल्ली में, वो 8.93%। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज जिनको पहला डोज मिला, वो 48.03%, केवल 48% को। जबकि ये सारा कुछ वहन केंद्र सरकार कर रही है, मुफ्त में वे ये वैक्सीन भेज रही है, आपके पास स्टॉक में था, उसके बाद भी केवल 48% को मिला। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज सेकेंड डोज कवरेज मात्र 17.29%, 17.29%। दिल्ली वासियों, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लाखों एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50%, इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था वो वैक्सीन पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन के हिसाब किताब में कोई एक मरीज अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण, मरना तो बहुत दूर की बात है बंधु, अगर तड़पता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। दिल रोता है, हम भी इंसान हैं, तकलीफ होती है, मगर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति। अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर SOS जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था हमें तुरंत मुहैया कराया। और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस हुए, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई, ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां आवश्यक पड़ा होगा।
भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पर उन्होंने इश्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य आज भुगत रहे हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आप सबने पढ़ा होगा, हरियाणा ने गुहार लगा के उधार में ऑक्सीजन लिया है दिल्ली से, उधार में लिया है। बाकी राज्यों को उधार में ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के जो मैनेजर्स हैं, दिल्ली की जो सरकार है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, ना तो हिसाब कर पा रही है, ना मैनेजमेंट कर पा रही है। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार ने द 5 पॉइंट्स वेयर दिल्ली फेल्ड, उसमें पूरा हिसाब दिया था कहां कहां दिल्ली की सरकार फेल की है। आप देख सकते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टर के साथ उन्होंने इंटरव्यू भी छापा था। उस ट्रांसपोर्टर ने कहा, मुझे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों के ऑर्डर मिल गए थे समय रहते कि आप हमें क्रायोजेनिक टैंकर दीजिए, आप हमें टैंकर दीजिए और इतने टैंकर के पैसे आप अभी से एडवांस में लीजिए। और केजरीवाल जी के अर्थात दिल्ली सरकार का लास्ट में आया, क्योंकि वो तो बिजी थे, एडवर्टाइजमेंट करने में बिजी थे। और मैं तो एडवर्टाइजमेंट का पेपर भी लेके आया हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कितने कितने करोड़ों रुपए ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। आपने 809 करोड़ रुपए, मैं अभी दिखाऊंगा, वो कागज रखा हुआ है, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मगर ये आरटीआई देखिए। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किस तरीके से सियासत हो रही है ऑक्सीजन और कोरोना के मामलों को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों ने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बने हैं। बंगाल में ममता के मंत्रियों ने आज शपथ ली है। शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया गया बीजेपी की तरफ से। और इन सब के बीच आज एक बड़ा आरोप जो कि राज्यपाल ने भी लगाया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए। I have got reports that people are being made to pay amounts for carrying out their normal business. Extra legal mechanism has overtaken the situation and state apparatus is yet to take tangible steps. It's really bothering me. All is well, feel good factor, there is no violence. Situation is on the ground otherwise. যেহেতু বিজেপি আইটিসি তার 30টা দেশে আরএসএস আছে, সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাংলায় কিছু হয়নি। বাংলার শান্ত আছে। ইলেকশন একটা গভর্নমেন্ট রোধনিবার 24 ঘন্টার মধ্যে সেন্ট্রাল টিম যারা পাঠিয়ে দেয় তাদের কি মিনিমাম সৌজন্যতা আছে? মিনিমাম সৌজন্যতা আছে। এত বড় ম্যান্ডেট নিয়ে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে একটা গভর্নমেন্ট এসছে, ল এন্ড অর্ডার ইজ স্টেট সাবজেক্ট। কেন সেন্ট্রাল টিম এসে এলাকায় গিয়ে উত্তেজনা ছড়াবে? কেন ছড়াবে? ঠিক আছে, তারা এসছে, চিফ সেক্রেটারি মিটিং করেছে, কথা বলে নিয়েছে, ইটস ওকে। এখানে ওখানে বিজেপি গাড়ি গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस 23 जून को स्थायी अध्यक्ष
कांग्रेस को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस में आंतरिक चुनाव का ऐलान हो गया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब 23 जून को वोटिंग होनी है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव की तिथि का ऐलान किया। हम आपको ये भी बता दें कि 2019 लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था और इसके बाद उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने से उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था और अभी भी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में ही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।